देखो एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत, IIT 2018 का क्वेश्चन है। फोर डिफरेंट पाथ्स of a particle are given as function of time in the list one, and in these functions alpha and beta are the positive constants of appropriate dimensions and alpha is not equal to beta। यहाँ पर जो है ना इसके अंदर ना पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, मतलब मान लो कि चार पार्टिकल अलग अलग, पहले वाला जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वो उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के साथ इस तरीके से चेंज हो रहा है, अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप। मतलब क्या हुआ कि वो वाला जो पार्टिकल है वो दो डायमेंशन में मूव कर रहा है, एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहा है। यहाँ पे आई कैप लिख दिया, इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, और जे कैप लिख दिया, मतलब ये वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो दूसरे वाला पार्टिकल वो भी ऐसे ही एक्स और वाई यानी कि एक्स वाई प्लेन में है, आई कैप और जे कैप दोनों है, और जो तीसरे वाला पार्टिकल है वो भी आई कैप जे कैप यानी कि एक प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है, चौथे वाला पार्टिकल भी एक प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है। तो चार पार्टिकल्स दिए हुए हैं और चारों के चारों एक प्लेन के अंदर मोशन कर रहे हैं, और उनकी जो मोशन में जो उसका जो पोजिशन वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है ये अलग अलग, ठीक है, चारों के पोजिशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये बोला गया कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल नहीं है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ये उसने बोला है। इन ईच केस द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज आइदर जीरो और कंजर्वेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसने बोला कि इन चारों ही केसेस में बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स है या तो जीरो है और कंजर्वेटिव है, या फिर कैसा है वो कंजर्वेटिव, या तो फोर्स जीरो लग रहा है या फिर फोर्स कंजर्वेटिव लग रहा है इन चारों पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है ना, फोर्स जीरो या फिर कंजर्वेटिव है, राइट। In the list 2 5 physical quantities of the particle are mentioned. P is the linear momentum, P linear momentum है, L is the angular momentum, और K is the kinetic energy, U is the potential energy, E is the total energy। अब कॉलम मैचिंग करनी है, which are conjured for that path, which are conjured for that path। अब कॉलम मैचिंग करनी है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्ड है किस पाथ के लिए, मतलब जैसे कि अगर एक पार्टिकल का पाथ ये है तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्ड है इस पाथ के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। आप एक काम करिए, इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं हम लोग, फिर यानी कि पी पार्ट को सोल्व करते हैं। इसका पी पार्ट आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है अल्फा टी आई कैप प्लस में बीटा टी जे कैप, सिंपल। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना यहाँ पर एक तुम्हें बात बताऊँ, एसएचएम किसी में भी नहीं है, क्योंकि एसएचएम हमेशा एक वन डायमेंशन में होता है, टू डायमेंशंस में कभी भी नहीं होता। यहाँ पे ये वन डायमेंशन के अंदर तो हो नहीं रहा, मतलब जैसे टू डायमेंशंस में है, आई कैप और जे कैप दोनों लगे हुए हैं इसके अंदर, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं एसएचएम तो किसी भी केस के अंदर नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालिए आप, वेलोसिटी वेक्टर निकालेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से निकालोगे आप, निकलेगा ना, इसको डिफरेंशिएट करने से, करिए इसको डिफरेंशिएट, क्या आएगा यहाँ पर ये अल्फा आई कैप प्लस में बीटा जे कैप, ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया इसका, ठीक है ना। और जो एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा इसको डिफरेंशिएट करो, अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स हैं तो जीरो आएगा यहाँ पर ये। तो अगर एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो तो फोर्स वेक्टर भी जीरो है, देखो जीरो यार है वैसे खुद भी, इसने वैसे ही बोला था कि ये तो जीरो आएगा, कंजर्वेटिव आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और वो कंजर्वेटिव का नेचर के अंदर जो भी आएगा कंजर्वेटिव का नेचर के अंदर, तो यहाँ पे फोर्स भी जीरो आ रहा है, एक्सेलरेशन भी जीरो आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा फिर सुनो, इसके अंदर क्या होगा कि अगर उस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, वेलोसिटी कैसी है इसके अंदर कांस्टेंट। एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, हाँ जी, लीनियर मोमेंटम क्या होता है बताइए, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए अब ये कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, मतलब ये हुआ कि इसके साथ वन तो मैच करेगा, ये तो क्लियर सी बात है, वन तो यानी कि पी के साथ, मैं इसके जो आंसर्स हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे पी के साथ वन तो मैच करेगा, वन, ठीक है। अब उसके बाद सुनो, अगर इसके अंदर जो है ना, अगली बात करते हैं हम लोग, इसके ऊपर लगने वाला जो है, अगर इसकी एक बात बताइए, वेलोसिटी कैसी है, इसकी कांस्टेंट है वेलोसिटी, देखिए आप इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इवन डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो स्पीड भी कांस्टेंट हो जाएगी, स्पीड भी कांस्टेंट, ठीक है ना। स्पीड क्या आएगी इसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी स्पीड क्या आएगी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, स्पीड आ जाएगी ना आपके पास, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना आ जाएगा, और स्पीड कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो स्पीड अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है इसकी, यानी कि जो इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ये भी करेक्ट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है इसकी, कांस्टेंट है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है। अच्छा अब सुनो, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो पी स्क्वायर बाई 2m होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m, पी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, सॉरी लीनियर मोमेंटम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी कांस्टेंट है। अच्छा अब सुनो, एक बात बताओ आप, इसके अंदर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो
तो टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। इन चारों में फिफ्थ ऑप्शन तो आएगा ही आएगा, पक्का है। इन चारों में आने वाला फिफ्थ ऑप्शन तो ई इज द टोटल एनर्जी हेयर। और जब किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव हो तो उसके ऊपर जो टोटल एनर्जी होगी उसकी कांस्टेंट रहेगी रहेगी, पक्का है। तो इसके अंदर बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो कि सबका पांचवा तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा पांचवा? क्योंकि सबकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, यहाँ पे सभी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। इसके ऊपर सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, या जीरो है या कंजर्वेटिव फोर्स है, तो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन तो सभी के अंदर ही आएगा, तो इसका भी आएगा फिफ्थ तो, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो अगली बात, एक बात बताओ, काइनेटिक टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। तो टोटल अगर कांस्टेंट है और काइनेटिक भी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब यहाँ पे ई इज इक्वल टू के प्लस यू होता है। ई क्या होता है यहाँ पे? के प्लस में यू। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है ये, और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो पक्का है इस u की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट मतलब कंजर्व्ड, यहाँ पे कंजर्व्ड रहेगी, यानी कि इसका जो आंसर है वो फोर्थ भी आएगा, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, यहाँ पे जो है ना इसके अंदर अब बात करते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एक बात बताओ आप मुझे, अगर इसके ऊपर लिखने वाला फोर्स वेक्टर जीरो है तो टॉर्क भी क्या आएगा? जीरो। हाँ जी, फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो। एक बॉडी के ऊपर जो कि ये एक्चुअल में देखो यहाँ पे जो है ना इस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो है, तो जो टॉर्क होता है टॉर्क वो क्या होता है बताइए? आर क्रॉस एफ होता है। तो फोर्स अगर जीरो है तो टॉर्क भी क्या आएगा? यहाँ पे जीरो आएगा टॉर्क भी। और टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? इसका कंजर रहेगा। एंगुलर मोमेंटम भी कंजर रहेगा, यानी कि सेकंड भी करेक्ट है इसका। इसका सेकंड भी करेक्ट आएगा, ठीक है ना, सेकंड भी करेक्ट होगा इसका। या फिर आप एक चीज़ और भी कर सकते हो इस केस के अंदर, यहाँ पे एंगुलर जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर रहेगा ही रहेगा इस केस के अंदर, ठीक है ना। एक तरीका और है इसको करने का, आप एक काम करो, एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका आर क्रॉस पी होता है एंगुलर मोमेंटम। देखो आर तो ये वाला है, पी इसका लीनियर मोमेंटम निकाल लो, मास इसका मास एम मान लो एक बार, इसका मास क्या मान लिया आपने? एम। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताइए? आर क्रॉस पी होता है, ठीक है ना। आर को लिखोगे आप अल्फा टी आई कैप प्लस में बीटा टी जे कैप, ये तो आर हो गया, क्रॉस पी। पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? एम अल्फा आई कैप प्लस में एम बीटा जे कैप, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। जब क्रॉस पर करो, मेरा कहना ये है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्यों हैं? देखो यहाँ पे जो है ना इसका जो एंगल बनेगा टेंजेंट थीटा वो दिस अपॉन दिस बनेगा, और इसका यानी कि वो बीटा बाय अल्फा आएगा। देखो इसका जो टेंजेंट थीटा बनेगा, पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन क्या होती है बताइए आप मुझे? पैरेलल वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के। आप एक काम करो, इसका ना एक्स एक्सिस एंगल बताओ कितना हो जाएगा? एक्स एक्सिस एंगल कितना होगा इसका बताओ? दिस अपॉन दिस बीटा टी बाय अल्फा टी, और इसका एक्स एक्सिस एंगल क्या होगा? टेन थीटा, दिस अपॉन दिस एम बीटा बाय एम अल्फा। देखो बीटा बाय अल्फा है, ये भी बीटा बाय अल्फा है, तो यानी कि ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए हुए हैं और ये जो एक्स एक्सिस से बने यानी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। पैरेलल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, या इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके देख लो आप, वो जीरो ही बनेगी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ पे इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो ही बनेगी। तो इसके इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इसका क्या रहेगा? यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा इसके अंदर? जीरो ही रहेगा, बल्कि एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर रहेगा एंगुलर मोमेंटम, या टाउ इज इक्वल्स टू, आप ऐसा नहीं जीरो कैसे, ये जीरो आ रहा है क्या? कंफर्म जीरो आएगा यहाँ पर। क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है इसका जीरो ही आएगा, ठीक है। इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो आ रहा है। अच्छा अब सुनो अगली बात, इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो आ रहा है। अच्छा वैसे भी एक तरीका और है इसको सोचने का, देखो मतलब एंगुलर मोमेंटम जीरो, मैं एक तो ये इसका तो ये तरीका मैंने ठीक किया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे भी, ठीक है ना, ये सही है। अच्छा एक चीज़ सुनो, टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है? डी एल बाई डी टी, और टाउ जीरो था ही, टाउ जीरो था, तो एल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? जीरो। ऐसे भी सोच सकते हो आप। और एक चीज़ और भी सोच सकते हो आप, एक तरीका और है सोचने का, देखो वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे अल्फा ई कैप प्लस बीटा जे कैप, अल्फा ई कैप प्लस बीटा जे कैप, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर पता है क्या? इसका कांस्टेंट है, ठीक है ना। इधर कहीं जाएगी ये जो बॉडी है ऐसे जाएगी टेढ़ी, सिर्फ मान लो ये ना होता, सिर्फ अल्फा ई कैप होता तो इस तरफ जाती,
सिर्फ ये ना होता, ये होता बीटा जे कैप तो ऊपर की तरफ जाती। अब अल्फा ई कैप प्लस बीटा जे कैप, मतलब ऐसे जाएगी ना बॉडी, जाएगी नहीं जाएगी ऐसे, तो ऐसे जाएगी और एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। कैसे जा रही है यहाँ पर, ये कांस्टेंट स्पीड से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अंडर रूट, इतनी कांस्टेंट स्पीड से जा रही है बॉडी। तो पता है क्या, इसमें ये नहीं बता रखा कि एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के अबाउट देखना है, तो ओरिजिन के अबाउट देखना होता है। अगर ना बता रखा हो ना कि किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखे, तो किसके अबाउट देखोगे आप, ओरिजिन के अबाउट। तो और ये जो है ना, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, देखो ये ओरिजिन से पास करता है पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे 0 टी की वैल्यू 0 डालो, टी की वैल्यू 0, तो शुरू में टी इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे ही था। बॉडी इस तरीके जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो एक बात बताइए, अगर ये वेलोसिटी वेक्टर इसका इधर है, ऐसे जा रही है बॉडी, तो इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, 0। अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट में से जो अगर वो पास कर रही हो, उसकी मतलब जो है लाइन ऑफ मोशन, उसकी लाइन ऑफ मोशन उसी पॉइंट में से पास कर रही है जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम 0 ही हो जाता है ऐसे केस में। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकते हो। यानी इसका जो आंसर है, ये सारे आएंगे 1 2 3 4 5 सारे आएंगे। मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिया कैसे आएंगे। ठीक है ना, आगे बात समझ में आपको। फर्स्ट पार्ट तो इसका पी पार्ट। अब इसके अंदर आर पार्ट की बात हम लोग करते हैं, आर पार्ट की बात कर लेते हैं हम लोग अभी। आंसर तो लिख रहने देते हैं इसका। देखो सॉरी, पी आर पार्ट नहीं, क्यू पार्ट की, ये क्यू पार्ट कर रहे हैं हम लोग। पी पार्ट हो गया था, अब क्यू पार्ट कर रहे हैं इसका। देखो इसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर जो फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है अल्फा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस में बीटा साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है ना, इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा बताइए आप, वेलोसिटी वेक्टर, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा इसका वेलोसिटी वेक्टर। कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन ओमेगा टी आएगा ना। तो यहाँ पे माइनस का अल्फा साइन ओमेगा टी, माइनस इंटू ओमेगा भी करोगे, इंटू ओमेगा चेन रूल लगाओगे, प्लस में बीटा साइन ओमेगा टी, बीटा साइन ओमेगा टी क्या आएगा बताइए, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और यहाँ पे लिखोगे आई कैप और यहाँ लिखोगे जे कैप। समझ आ गया ना आपको ये। आप ऐसा करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, माइनस का अल्फा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस में बीटा ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, अब हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आएगा बताइए इसका एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको डिफरेंशिएट करो, माइनस का अल्फा ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी क्या आएगा, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है ना, आई कैप प्लस में बीटा ओमेगा कोस ओमेगा टी क्या आएगा बताइए, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। ये आएगा आपके पास। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये, माइनस में अल्फा, काम करो इसमें ना बाहर ले लो आप, ओमेगा की पावर 3 को बाहर ले लीजिए आप इसमें। ठीक है, ओमेगा की पावर 2 बाहर आएगा इसमें, एक ओमेगा ये भी तो है ना। मैं इसको ना आर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहा था। अच्छा यहाँ पर अकेला सिंगल ओमेगा कैसे है फिर ये, क्या कह रहे हो, यहाँ स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, दो ही हैं बस, ऐसे ही आएगा बस। ये यहाँ स्क्वायर नहीं लिखना था, ओमेगा स्क्वायर ही बाहर आएगा बस, ओमेगा स्क्वायर ही बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा बताइए आप, अंदर बचेगा अल्फा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस में क्या आएगा बताइए यहाँ पे, बीटा साइन ओमेगा टी जे कैप। ये आएगा आपके पास। इसको आर वेक्टर लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर, इसको लिख सकते हो आप आर वेक्टर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर लिख सकते हो आप इसको। ठीक है ना, अब ये आ गया एक्सेलरेशन वेक्टर। आप पता है अभी को तो एसएसएम की इक्वेशन लग रही है, एक्चुअल में ये एसएसएम की इक्वेशन है नहीं, क्योंकि ना ये आर वेक्टर ना 2 डायमेंशनल है आर वेक्टर। वैसे देखो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है एसएसएम की इक्वेशन, लेकिन ये एसएसएम की है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है आर वेक्टर। यहाँ पे अकेला कोई एक्स या अकेला वाई होता तो ये एसएसएम की इक्वेशन बन जाती, आई कैप या जे कैप में होता अकेला आर वेक्टर। आर वेक्टर यहाँ पे दोनों फॉर्म में है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे ये एसएसएम की इक्वेशन नहीं है। कहीं आपको ये लगता होगा एसएसएम की इक्वेशन है ये वाली, ये नहीं है एसएसएम की इक्वेशन, 2D के अंदर है। लेकिन इसमें ना x मतलब जो है ना, अच्छा अभी आप क्या कह रहे हो कि सर ऐसे ऐसे हो जाएगी, फिर x और y दोनों में चेंज हो रहा है तो ना, क्योंकि इसके अंदर ना इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन ये है कि देखो कोस ओमेगा टी आ गया,
मतलब एक्स एक्स के लॉन्ग जो मोशन हो रही है ना वो वेरिएबल तरीके से हो रही है, एक्स के लॉन्ग मोशन, एक्स के लॉन्ग मोशन, और वाई के लॉन्ग भी जो मोशन हो रही है वो एक वेरिएबल तरीके से हो रही है। पता है ऐसी जो इक्वेशन होती है ना, वैसे ये इलिप्स की इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन इलिप्स की होती है, थोड़ी सी माइंड में सेट करनी पड़ेगी कैसे होती है। मैं इलिप्स की मैं बता देता हूँ आपको, ये इलिप्स की इक्वेशन कैसे है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर पता क्या एक्स के लॉन्ग भी एक एसएचएम बन रहा हो एक प्रकार से, ये अकेला ये एक्स के लॉन्ग एसएचएम दिख रहा है वैसे, और ये वाला किसके लॉन्ग एसएचएम दिख रहा है, ये वाई के लॉन्ग। जब दो के लॉन्ग एसएचएम हो रहा हो, दो एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग, तो वो इलिप्स बनता है, मतलब जो है इलिप्स बनता है वो ऐसे केस में, वो कभी भी एक ऐसे एसएचएम नहीं दिखता। मतलब ऐसे इसके अंदर सुनो आप ध्यान से, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये कैसे इलिप्स की इक्वेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसको x मान लो, पूरे को क्या मान लिया, इस पूरे को x, इस पूरे को क्या मान लिया आपने, y मान लिया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसके अंदर अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा कोस ओमेगा टी को क्या लिखता हूँ बताइए मैं, x, और बीटा साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ बताइए मैं, y। ऐसा करो, कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे x बाई ए, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए यहाँ पे y बाई बीटा। अब एक काम करो, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में कोस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है बताइए, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, y बाई बीटा का स्क्वायर प्लस में बताइए x बाई अल्फा आएगा, ये x बाई अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया इसको, देखो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। अगर ये x है और ये y है तो यहाँ पे इसको जो है ना ऐसा लिखा जा सकता है, इसको, इस इक्वेशन को, ये इलिप्स की इक्वेशन बन गई। देखो इसके इलिप्स के फॉर्मेट में आएगी नहीं, आ गई। इसको पूरे को x मान लेता हूँ, तो इसको जो है ना, इसको पूरे को x मान, ये इलिप्स की इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो याद रखिए कि अगर यहाँ पर एक जगह साइन ओमेगा टी और एक जगह कोस ओमेगा टी हो, इस तरीके से हो, एक जगह साइन हो और एक जगह क्या होता है यहाँ पे कोस हो, तो ऐसे में ये इलिप्स की इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे। और अल्फा और बीटा ये अलग अलग होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होने चाहिए इसके अंदर, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर ये एक इलिप्स की इक्वेशन बन जाती है, ऐसी इक्वेशन। तो एक्चुअल में एक इलिप्स है वास्तव में, ये एसएचएम नहीं है कभी भी, ये एसएचएम नहीं हो सकता, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, ये इलिप्स है अगर, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद आगे। मैं एक बार इसको जो ना रब कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको पता लग गया कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। तो 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर जो है ना ये इलिप्स की जो इक्वेशन है ये ऐसे बनेगी इलिप्स की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ओके। तो देखिए आप यहाँ पे अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, जैसे इलिप्स बनेगा इसमें। तो जब भी इलिप्स बनता है तो इलिप्स में पता क्या होता है, इलिप्स में इसकी जो स्पीड हमेशा घटती बढ़ती है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्पीड घटे बढ़े ना, इसकी स्पीड हमेशा घटती। जैसे कि ना आप एक बात याद करो, जैसे कि अर्थ या कोई सैटेलाइट अर्थ की चारों तरफ घूमता है, या जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ की चारों तरफ घूमता है, या फिर अर्थ सन की चारों तरफ घूमती है, तो उसमें जैसे अर्थ का पाथ भी इलिप्टिकल पाथ होता है, अर्थ का पाथ इलिप्टिकल होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, हमेशा कम ज़्यादा होती है, हमेशा उसकी स्पीड हमेशा कम ज़्यादा होती है। और वो पता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम ज़्यादा होती है, अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है ना। तो आप उससे रिलेट कर लो इसको, बिल्कुल अर्थ की जो मोशन है वो इलिप्टिकल पाथ पे है, और इलिप्स पे जो मोशन होती है वो बिल्कुल उससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो इस केस के अंदर देखिए आप कि यहाँ पे इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा इसका, क्यों नहीं रहेगा लीनियर मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी आप ऐसे सोचिए अर्थ घूम रही है इलिप्टिकल पाथ पे, ये सन है यहाँ पे, ये सन यहाँ पर है और अर्थ घूम रही है। अब सन और अर्थ का केस आ गया बस। अब एक बात बताइए, अर्थ की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहती है, अगर उसकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होती है, ये पेरिजी होता है, और फिर यहाँ पे अपोजी होता है, यहाँ पे स्पीड कम होती है और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है। तो स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तो लीनियर मोमेंटम भी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है इसके अंदर, इसका लीनियर मोमेंटम जो होगा ना वो वेरिएबल होगा। लीनियर मोमेंटम वेरिएबल यानी कंजर्व नहीं है इसका लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो क्यू का जो आंसर आएगा, इस केस के अंदर क्या आएगा, क्यू का आंसर। एक तो लीनियर मोमेंटम से कंजर्व नहीं है, तो फर्स्ट वाला नहीं है। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, काइनेटिक एनर्जी, इसकी स्पीड जब कम ज़्यादा हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, तो यानी 3 भी नहीं आएगा, यानी कि इसका फर्स्ट नहीं आना, 3 नहीं आना, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसकी टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है,
काइनेटिक एनर्जी तो इसकी टोटल एनर्जी तो कंजर ही रहेगी। इन मैंने कहा था कि इन चारों में ही काइनेटिक एनर्जी कंजर रहेगी, यानी पांचवा तो सभी का ही आएगा, फिफ्थ आंसर तो सभी का आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर रहेगी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल होगी, इन दोनों का जो सम है वो ये वाला है, और अगर ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं आना। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, आप याद रखोगे जो अर्थ का, याद करो इसमें कि अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा इसमें। इसमें एक तरीके से और सोच सकते हो कि जैसे इधर फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना, अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और एक काम और चीज़ सोचो आप, देखो जो टॉर्क है इसके ऊपर, टॉर्क जीरो है, टॉर्क जीरो है इसके अंदर। कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो एफ वेक्टर आएगा, फोर्स आ जाएगा माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर वेक्टर। जो फोर्स वेक्टर है ना वो आर वेक्टर के ठीक अपोजिट है, आर क्रॉस एफ होता है वो, ठीक है ना। जो टॉर्क होता है वो क्या होता है बताइए, आर क्रॉस एफ। तो एफ वेक्टर खुद ये है, ठीक है ना। तो आर वेक्टर क्रॉस ये वाला लिखोगे आप, माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ऐसा लिखोगे। अब एक बात बताइए, ये दोनों वेक्टर क्या एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो, क्योंकि साइन 180 जीरो होता है, साइन 180 जीरो, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा इसका। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो कंजर रहेगा इसका, सेकंड एंगुलर मोमेंटम कंजर रहेगा, यानी कि सेकंड करेक्ट है इसका, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसकी थर्ड वाले की, आर की बात करते हैं हम लोग, समझ आ गया ना आपको यहाँ तक। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड वाले की। आर की बात करते हैं हम लोग। आर में क्या चीज़ है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है एक्चुअल में। देखो यहाँ पे आर दे रखा आपको, पोजीशन वेक्टर दे रखा आपको अल्फा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस में अल्फा साइन ओमेगा टी जे कैप, इधर रखा आपको। यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। कैसे कह सकते हो, याद रखिए अगर यहाँ साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी होना, और ये बीच में प्लस का साइन है, और ये चीज़ भी कॉन्स्टेंट्स हो यहाँ पे, अल्फा और अल्फा, ये अल्फा और बीटा इनके सेम हो दोनों, तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप एक बार x मान लो, x, और जो क्या मान लिया आपने, y। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इसको x बाई अल्फा, यानी कोस ओमेगा टी। देखो अल्फा कोस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू x, और अल्फा साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू y। तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, x बाई अल्फा, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, y बाई अल्फा। अब इसका स्क्वायर करके आएगी, मतलब y बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस में x बाई अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आ जाएगा फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, और ये सर्कल की इक्वेशन होगी। तो एक सर्कल बनेगा, ये पहली बात तो ये जो है ना आर, इसी का एक पर्टिकुलर केस है, इसी का एक स्पेशल केस है ये वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे जो मतलब इसके अंदर क्या क्या बताना था हमें, पोजीशन वेक्टर तो ये आ गया आपके पास, और वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा इसके अंदर, ये बताओ आप। वेलोसिटी वेक्टर, इसका वेलोसिटी वेक्टर कितना आ जाएगा, देखो इसका पांचवा तो आएगा ही आएगा, ये तो पक्का है, पांचवा तो आएगा ही आएगा। पांचवा क्यों आया बताइए, इसका पांचवा क्यों आया, क्योंकि इसने बोला है कि यहाँ पे फोर्स कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव तो सारे के सारे मतलब सबकी टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, पांचवा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अब हमें इसके अंदर डिस्कशन करना है कि वेलोसिटी वेक्टर के बारे में। वेलोसिटी वेक्टर बताओ कितना आ जाएगा इसका वेलोसिटी वेक्टर, ये आएगा वेलोसिटी वेक्टर माइनस का अल्फा, कोस अल्फा का क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है, इंटू ओमेगा आई कैप, और फिर क्या आएगा यहाँ पे बताइए, साइन ओमेगा टी का क्या आएगा, कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा जे कैप, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये माइनस का अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस का अल्फा ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, ये आ गया आपके पास। अब हमें निकालना है इसका एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आएगा बताओ इसका एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा इसका माइनस का अल्फा ओमेगा कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा आई कैप प्लस में अल्फा ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा जे कैप, यानी कितना आ गया आपके पास, इसमें से ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, कितना आएगा यहाँ पर, ये अल्फा कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस का अल्फा साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आ जाएगा। और जो क्या लिख सकते हो आप, आर वेक्टर लिख सकते हो, एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये आ गया आपके पास। यानी कि और जो फोर्स वेक्टर है वो क्या आएगा यहाँ पे, जो फोर्स वेक्टर है वो कितना आएगा यहाँ पर, ये माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, ये आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क जीरो आएगा, क्योंकि आर और एफ वेक्टर आर की टर्म्स में, यानी एंटी पैरेलल हो गए, आर और एफ एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए, तो टॉर्क क्या आएगा यहाँ पे, जीरो।
टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा इसका, कंजर रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर रहेगा, यानी कि सेकंड भी ठीक है इसका, फिफ्थ ठीक है, और इसका जो है ना सेकंड ठीक है। और इसके बारे में आगे और डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो है, अब एक बात बताओ, ऐसा करो, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसमें जो है ऐसा सोचो आप कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसको ना इस इक्वेशन को आप रिलेट कर लो इस बात को, जैसे सर्कुलर पाथ है यहाँ पे, सर्कुलर पाथ को आप रिलेट कर लो कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, सर्कुलर पाथ पे घूमता है, वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है हमेशा ही, कितनी स्पीड से घूमता है, कौन सा, अगर फिजिक्स में कहीं पे भी सर्कुलर मोशन होगी ना, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, अगर कैसा फोर्स है कंजर्वेटिव, और सर्कुलर मोशन हो रही है और उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। अगर अर्थ सन के चारों तरफ अगर सर्कुलर पाथ पे घूमती होती, मतलब इलिप्टिकल पाथ पे अगर नहीं घूम रही होती, तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही होती, कब पक्का है ये बात। तो अब इलेक्ट्रॉन है, अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे नहीं घूम रहा, अगर वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, घूम भी सर्कुलर पाथ पे रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से ही घूमता है वो, और उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा अगर जब भी सर्कुलर मोशन होगी तो वो कांस्टेंट स्पीड से ही होगी, अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा और सर्कुलर मोशन होगी तो फिर पक्का है कि उसके इसके अंदर जो है ना वो, मतलब उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट ही रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, यानी कि थर्ड आएगा यहाँ पे, थर्ड। तो इसके बाद टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसके अंदर फर्स्ट नहीं आएगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इसका इसलिए नहीं क्योंकि वेरिएबल है, देखो यहाँ पे जो स्पीड है इसकी बदल रही है लगातार, लीनियर मोमेंटम मतलब डायरेक्शन बदल रही है, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, अगर लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बोलता तो वो कांस्टेंट आता, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी वेरिएबल हो गया इसके अंदर। अब समझ आ गई बात आपको। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है एस पार्ट, इसको सोल्व करना अपने को, ये वाला पार्ट देखिए, करते हैं इसका ये वाला पार्ट भी। देखो एस के अंदर क्या चीज है कि आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है अल्फा टी आई कैप प्लस में बीटा बाई 2 टी स्क्वायर जे कैप, ये दिया हुआ है। इसका वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो, वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा इसका, अल्फा प्लस में बीटा टी जे कैप, ये आएगा अल्फा ई कैप प्लस में बीटा टी जे कैप, ये आएगा आपके पास। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आएगा इसका, एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा इसका, ये तो जीरो गया, सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर, ये बीटा जे कैप, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो फोर्स वेक्टर क्या आएगा इसका, मास से मल्टीप्लाई कर दो एम बीटा जे कैप, ये फोर्स वेक्टर हो गया। अच्छा पता है क्या, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर ये वाली जो बॉडी है ना, ये एक्स के अलोंग भी जा रही है और वाई के अलोंग भी जा रही है, ठीक है ना। इसकी जो वेलोसिटी है ना, एक्स के अलोंग कांस्टेंट है और वाई के अलोंग बढ़ रही है, ठीक है ना। इसका जो पाथ है, इसका जो पाथ है वो ऐसा कुछ बनेगा, इसका जो पाथ है वो ऐसा कुछ बनेगा इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर ये इसका जो पाथ है वो ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर है कांस्टेंट है और इधर वेलोसिटी वेरी कर रही है, इसकी बढ़ रही है वेलोसिटी, ऊपर की तरफ बढ़ रही है वेलोसिटी और इस तरफ कांस्टेंट है, इस तरफ कांस्टेंट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो अगर इस तरफ कांस्टेंट इस तरफ भी कांस्टेंट होती है तो ऐसे होता, इस तरफ कांस्टेंट है ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो ऐसे होगा। अच्छा इस तरफ कांस्टेंट होती इस तरफ बढ़ रही होती तो ऐसे होता है, इस तरफ कर्व बन जाती है इसकी, समझ आ गई बात आपको ये वाली। अच्छा अब एक बात बताओ आप, इसमें इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो तो जीरो है नहीं इसके। अच्छा देखो इसका पांचवा तो आएगा ही आएगा, पक्का है पांचवा तो आएगा। अच्छा एक और चीज़, इसकी स्पीड तो लगातार ही बढ़ेगी, देख लो आप, स्पीड वेरिएबल है, टाइम की वैल्यू लिखते चले जाओ, स्पीड तो लगातार बढ़ेगी। स्पीड अगर लगातार बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल घटेगी, ये तो कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो आंसर आ नहीं सकते क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है, देख लो आप। तो काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी लगातार, लेकिन ये चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग इसके लीनियर मोमेंटम की। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, इसकी बढ़ रही है वेलोसिटी, तो लीनियर मोमेंटम भी लगातार बढ़ेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा इसके अंदर, तो ये भी आंसर नहीं आ सकता। अब बात करते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम एक काम करो, जो इसके ऊपर फोर्स तो जीरो है नहीं तो टॉर्क भी जरूरी नहीं जीरो होगा, एक काम करो आर क्रॉस पी से निकाल लो आप, आर क्रॉस पी। आर इसके अंदर अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम भी इसके अंदर कौन सा, इसका आंसर के अंदर जो है ना एंगुलर मोमेंटम तो वेरिएबल है। कैसे है एंगुलर मोमेंटम वेरिएबल होगा, देखो आप इसका आर क्रॉस पी जीरो नहीं आता, देखो आप करके देख लो आपसे। यहाँ पे जो है ना आर तो ये हो गया,
आर वेक्टर तो गया अल्फा टी आई कैप प्लस में बीटा बाई 2 टी स्क्वेयर जे कैप, और यहाँ पे पी वेक्टर आएगा यहाँ पे एम अल्फा आई कैप प्लस में एम बीटा जे कैप, ये आपके पास टी आएगा यहाँ पे टी एम बीटा टी जे कैप है ये। अब आर क्रॉस पी निकाल लो इसका एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा आर क्रॉस पी। इसे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं आएगा, पैरेलल नहीं है ये पैरेलल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि देखो इसका टेंजेंट थीटा कितना आएगा, दिस अपॉन दिस एम अल्फा अपॉन में अल्फा टी, और इसका सॉरी इसका आएगा दिस अपॉन दिस बीटा बाई 2 टी स्क्वायर अपॉन में अल्फा टी, और इसका टेंजेंट थीटा कितना आएगा, बीटा बाई 2 टी स्क्वायर बाई में सेकंड वाला ये करना था एम बीटा टी बाई में एम अल्फा। मतलब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे एम से चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीटा बाई अल्फा बन रहा है ये भी, देखो यहाँ पे नीचे 2 आ रहा है, स्लोप इसका स्लोप और इसका स्लोप वेरिएबल है ये वाला, इसका जो स्लोप है और जो स्लोप वेरिएबल है, यानी सेम पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है दोनों। अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो नहीं आ सकता, चेक करके देख लो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा, एंगुलर मोमेंटम निकाल भी सकते हो। तो इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम इसका वो वेरिएबल है। और सोचने वाली बात ये है कि इस बॉडी के ऊपर जो है ना वो फोर्स लग भी रहा है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग भी रहा है लगातार, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि टॉर्क इसके ऊपर जीरो होगा। इसके अंदर एक और बात बताऊँ मैं आपको, इसकी ना वेलोसिटी डायरेक्शन लगातार बदल रही है। यहाँ पे इसका जो पाथ है ना वो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, इस तरीके से कहीं कुछ है इसका, इस तरफ कांस्टेंट, इस तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऐसा कुछ पाथ होगा, इसकी वेलोसिटी पहले इस तरफ होगी, फिर इस तरफ होगी, फिर इस तरफ होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो ये वाली वेलोसिटी जरूरी नहीं है इसे पास करेगी, देखो आप ये वाली जो वेलोसिटी है ये जरूरी नहीं है कि इसे पास करेगी, देखो आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका जो एंगुलर मोमेंटम है ये वेरिएबल है, तो इसका आंसर बस 5th यही है, ठीक है।